खूब अच्छा बोला, मूर्ति सर ने भी खूब बढ़िया बोला। हाँ। तब आपका शुरू करते हैं अभी। ठीक है। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, किसी भी कार्य के पूर्व हम कार्य का प्रारंभ मंगल से करते हैं। जीवन के मंगल से लेके मंगल तक की यात्रा के पहुंच जो है वो मानव ने कर लिया है। इसी मंगल कामना के साथ हम सभी कार्य का प्रारंभ करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान सीधे बैठ जाएं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज हमारे मध्य डॉक्टर परमेश्वरप्पा वी व्याडगी जी है और आप प्रोफेसर विकृति विज्ञान विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं। मैं आपका परिचय थोड़ा सा करा दूं कि आप एक विद्वान वक्ता, कुशल आयुर्वेद चिकित्सक हैं और आपका जो शोध कार्य है वो लगभग हम दोनों एक बैचमेट जैसे मिलके किए हैं। काफी समय से हम लोग एक साथ लाइब्रेरी में 12 से 1 बज जाए फिर भी लिखने में या सारा कुछ व्यस्त रहते थे। लेकिन आपकी हम लोग तो सिर्फ लिखने पढ़ने में व्यस्त हो जाते थे। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको ओपीडी भी जाना था। ओपीडी के बाद भी सुबह का ओपीडी, फिर थोड़ा सा अरे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, कुछ खाया, फिर शाम को जो है पेशेंट्स के साथ फिर जाना। तो इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में फिर भी हम लोग एक मित्र की तरह काफी दिन एक साथ रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो एक व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कुशल जीवन जीना चाहिए, एक शिक्षक और एक डॉक्टर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप कुशल शिक्षक के साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो सरसुंदर लाल चिकित्सा से सुधी विद्वान वक्ता, कुशल चिकित्सक तथा देश के ख्याति लब्ध विद्वान। संभवतः विकृति विज्ञान एक ऐसा विषय है आयुर्वेद का जिसमें आज भी अभी बहुत गिने चुने लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि विकृति विज्ञान डिपार्टमेंट और कहीं है ही नहीं, 2-4 जगह को छोड़ दे पूरे देश में। तो ऐसा एक विभाग और विभाग के संस्थापक आचार्य के रूप में आप प्रतिष्ठित है। हमें नहीं लगता कि इससे पहले विकृति विज्ञान विभाग में कोई अन्य आचार्य प्रतिष्ठित हुए बीएचयू में। तो ऐसे अपने परम मित्र को हम सभी के बीच
आके आप सभी को परिचय करा के मैं धन्यता का अनुभव करता हूँ। मैं आपका अपने विश्वविद्यालय के मुखिया आचार्य सिकंदर कुमार, कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से, विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी की ओर से तथा अपने सहयोगी द्वय डॉक्टर अर्पिता नेगी एंड बिशंबर सिंह रंजन जो हमारे साथ प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनकी ओर से, हमारी पूर्व विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रीटा भल्ला जी जुड़ी है उनकी ओर से, विभाग के समस्त पीएचडी स्कॉलर, एमफिल स्कॉलर, एमए के जितने भी हमारे विद्यार्थी है, डिप्लोमा के विद्यार्थी है, उनके साथ साथ विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य जो समस्त विद्यार्थी है उनका स्कूल से, और इसके साथ ही साथ हमारे देश से अनेक स्थानों से लोग जुड़े हैं। मुंबई से लोग जुड़ते हैं इसमें, कर्नाटका से जुड़ रहे हैं, आपके पौंडीचेरी से लोग जुड़ रहे हैं, बंगाल से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे जो भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह से लगभग लगभग लोग जुड़ रहे हैं। उन सभी की ओर से तथा देवभूमि हिमाचल की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा आपके विषय में एक संक्षिप्त जीवन वृत्त यानी बायोडाटा प्रस्तुत करने की कृपा करें, जो लोग नहीं जानते आपको। सुनील जी जी। सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड morning, namaskar to all yog sadhak. I, Sunil Sharma, PhD research scholar, Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh University. I show my warm regards to all yog sadhaks who have joined this 1-month lecture series, day 21, on the occasion of International Day of Yoga 2021, Be With Yog, Be at Home, organizing by Department of Yoga Studies, Himachal Pradesh University, Shimla. Welcome you all. I feel an honor to welcome our guest speaker, Dr. Rameshwarappa S. Bayadgi. He is a professor, head Department of Vikriti Vigyan, Faculty of Ayurveda, IMS, Institute of Medical Science, BHU. Dr. Bayadgi has done BAMS degree in 1995 from Karnataka University, MD Ayurveda, Rog Vigyan or Vikriti Vigyan in 1997 from Calcutta University, and PhD in Kaya Chikitsa from BHU in 2003. Dr. Bayadgi has more than 18 years of teaching experience in the area of Rog Nidan Ayurvedic diagnostics. His expertise in the area related to Rogi Rog Pariksha, clinical examination tool, and their applied aspects, clinico-pathological studies of disease, study of Prakriti, genes and their correlation of diabetes, and a scientific approach of fundamental principle of Ayurveda. Dr. Bayadgi has very distinguished academic research and publication contribution. He has published over 139 research papers and articles in most renowned journals, including 29 in Scopus and 6 in PubMed. He has published 33 full paper proceedings. He has delivered over 100 lectures as a paper presenter, guest lecturer, resource person in various seminars, conferences, workshops, symposiums, etc. He has published 13 most referred books along with 35 chapters in different books. He has organized various conferences, meeting, congress, and as a convener or coordinator. I feel an honor to say 14 national and international awards in his credit, along with 2 special awards which he received in the field of Ayurveda. Dr. Bayadki has associated with many reputed journals, advisory board member, International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy. He is an editorial board member, Journal of Ayush, Journal of Medical Science and Technology, Journal of Medicines, American Journal of Research in Biology, and International Journal Open Accessible Journal. He is a reviewer committee for article publication in ZAM, IU, STM journals, etc. Presently, Dr. Bayadki is working on the area of relationship between genes, Prakriti, and disease, and their role in diagnostic and treatment. Dr. Bayadki is an eminent researcher and leader in the field with never-ending achievement. So I am not consuming more moments. I wish to extend my deeper heart appreciation to Dr. Bayadki for accepting and supporting our 1-month lecture series. I am fully sure that your knowledge, expertise, experience will enlighten us to all yog sadhaks. Thank you, sir. Mic over to you. Thank you, Sunil Sharma ji. My name is Parmeshwarappa S. Badgi, not Rameshwarappa. Slight correction. Thank you. Sorry, sir. Apologies if I... No problem. Thank you for your kind introduction. I'm happy to be part of the this International Yoga Day part celebrations.
and it is our proud privilege that yoga is our Indian origin, and I'm thankful to Dr. Satprakash. We worked together when we were doing a PhD, staying in the hostels close together. So it was a wonderful experience we had together. We were working, we were interacting with the concepts what are mentioned in Vedas to that of Ayurveda, so we can correlate each other. So it was an healthy interactions we had whenever we meet. Generally, we meet regularly. So we had a very good time. Thank you, Dr. Satprakash, for reminding me my old good days in the Banaras University campus as a student. So, as you know that yeah, is the language of presentation in English or Hindi? Both. Yeah, mix both. Mixed, Okay, mixed, okay. mixed. Mix. Okay, that I will do because I wanted to know that whether you want me to speak in English or Hindi or mix. Okay, my topic today is about the Swastarutta and yoga. These are the two important component for the maintenance of the health. So the concept of Swastarutta mentioned in Ayurveda is very, very important concept, and the yoga concept which has been mentioned in the later acharas find a place in the maintenance of the health, and it has been internationally accepted as a yoga day on June 21st. So as you know that it's not possible to do a yoga without any dedication, without any belief in that particular kriyas, until and unless you believe that you are not going to get mastery in that. So anything you want to do, you just believe that yoga is the our ancient wisdom, and उसके सब जानते हैं कि योग करो सही हो जाएगा, बट योग करो तो योग करने के लिए योग का गुरु चाहिए, मन में आपको विश्वास होना चाहिए, हाँ ये योग मेरे को करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, और साथ में समय दे के, ऐसा नहीं कि जैसा समय जैसा भोजन करते हो प्रेम से करते हो, उसी तरह के योग करते हो कि आप उतना ही प्रसन्नता से उतना ही मन से योग करना चाहिए, तभी आपको योग का सिद्धि मिलेगा, योग का फल मिलेगा, नहीं है तो आपको कभी इसका लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, योग जब करोगे, योग के लिए योग शास्त्र में बहुत सारे चीजें बताया गया है, तो बहुत सारे सिद्धियों को भी आपको अडॉप्ट करना होगा, तो कौन सा चीजें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये योग का करने के लिए आपको सिद्धि चाहिए, चाहे आपका जो आहार में नियंत्रण हो, चाहे निद्रा में नियंत्रण हो, चाहे हाँ ब्रह्मचर्य, इसलिए तीनों कॉम्बिनेशन आयुर्वेद कहता है कि त्रिविध उपस्तंभ के तौर पे कहते हैं, आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य, ये तीन जो कंसेप्ट है आयुर्वेद की, बहुत बड़ा गोल्डन ट्रायंगल है। ये चीजों को, ये तीन चीजों में जिसको कंट्रोल है, तो वो आदमी योगी से कम नहीं है, हाँ? बहुत बड़ा महान योगी बन सकता है। तो इसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट बनाया हूँ, तो आई विल स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन एंटायर स्क्रीन। ओके,
आई थिंक सबको दिख रहा होगा. Yes, yes. जी सर, जी सर, जी सर. So I will start my presentation regarding this yoga and holistic approach to yoga and the actually today's my topic is Sanskrit and yoga. So there is an holistic approach which we are going to say in Ayurveda when it comes to the understanding of this particular this thing. So when it comes to the yoga kriyas and when it comes to the Ayurvedic approaches, so there are a lot of difficulties or there are a lot of challenges which we face when we were dealing with understanding of the concept of yoga and Sanskrit together because both are interlinked each other. Before doing yoga, you need to follow certain rules and regulations to get mastery in that. So, with this purpose, Ayurveda is an holistic approach which gives and due importance to the preventive measures as well as to that of the uh, curative measures. So, I'm going to discuss today about the what is Ayurveda. You know that it is one of the Indian system of medicine where which deals with the uh, natural healthcare system, which has been originated from the Vedas as one of the Upaveda of the Atharva Veda, and it has been its own wisdom where it has been described how the one has to be healthy by maintaining certain health measures. तो उसके लिए आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत सारी चीजें बताया गया है, तो बहुत सारी चीजों को फॉलो करने के लिए कहा गया है. तो उस चीज को करते रहेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसके लाभ हमको जरूर मिलेगा. तो आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में 8 अंगों का वर्णन है. एक अंग है काया चिकित्सा है, दूसरा है वो इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं आज के डेट में, दूसरा अंग है शल्य तंत्र है वो सर्जरी की बात करते हैं, तीसरा अंग है शाला के तंत्र ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ईएनटी आता है, चौथा अंग है कौमार बच्चा दैट इज पीडियाट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की बात करते हैं, रसायन तंत्र जो है वहां पर आपका वाजीकरण दैट इज डील्स विद द सेक्सोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन वाला, aphrodisiac therapy, and Bhuta Vidya deals with psychiatry and microbiology, and other tantra which deals with the toxicology concept. So when it बैठिए comes to सर, these एक माइक ऑन ऑफ कर दो आप. एक माइक मैंने ऑफ कर दिया हूँ, दैट इज मेरे लैपटॉप वाला, तो एक ही अच्छा मेरा अच्छा, चल रहा है, एक ही ठीक चल रहा है इसी का. तो इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन द वॉइस? नाउ इट्स क्लियर. जी सर, नाउ इट इज क्लियर सर. सर इको क्रिएट कर रहा है. नाउ इट्स क्लियर. यस. Okay, so these are all the 8 branches of Ayurveda which deals with the total human diseases and how it can be managed from pediatric to that of the geriatric group. So next about the definition of the health mentioned in Ayurveda, you know that most of the people को बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं है, I don't know exactly, but this particular समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते. स्वस्थ किसको कहते हो आप? जिसका दोष समावस्था में हो, जिसके अग्नि समावस्था में है, जिसकी धातु समावस्था में है, जिसकी जो मल क्रिया है, जो यूरिन टाइम टू टाइम पास करना, पुरुष प्रवृत्ति करना, और साथ में जिसका मन और इंद्रिय और प्रसन्न इंद्रिय मना, प्रसन्न आत्म इंद्रिय और मना, जो आत्म इंद्रिय और मन प्रसन्नता हो, उसी व्यक्ति को हम लोग उसको कहते हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं. इसके साथ साथ में एक हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना होगा इस चीजों में. बहुत सारी चीजें लोगों को, आप लोग को जानकारी है कि नहीं पता, मेरे को दोष के बारे में तो जानकारी होगी, थोड़ा कुछ बात के कफ दोष है वो होमेस्टेसिस रहेगा, होना जरूरी है. अग्नि कभी बोलते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अग्नि ऐसी चीज है शरीर में, वो शांत रग्नो मृत है, ऐसा कहा है. अग्नि शांत हो जाते तो आदमी कभी शांत हो जाता, मर जाता है. तो जब अग्नि ही ऐसा चीज है शरीर में, वो आहार कर लेने के बाद पाचन प्रक्रिया को सही कर देता है, दुरुस्त रख लेता है.
this there also later they have been included the perfect functioning of the body and mind is very, very important. Then only we can call it as a perfectly healthy person. So otherwise it becomes very, very difficult to make the. Now voice is clear, or shall I go only with mobile? Voice clear है? आवाज कैसे इरिटेटिंग साउंड्स कुछ आ रही बात, इको आ रहा है, एको आ रहा है ना, तो मैं एक कर लेता हूँ, इससे मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ फिर ना. अब मेरे ख्याल से इको नहीं आना चाहिए. So now I'm going to discuss about the what has been mentioned in the WHO, World Health Organization, regarding the concept of health. So now it's clear. I think now voice is okay. Okay. So health is a state of physical and the mental and the social well-being, and not merely an absence of disease or infirmity. Here, modern medicine also accepts, World Health Organization also accepts that there will be perfect coordination between the body and mind. शरीर और मन का coordination सही रहेगा तभी आदमी स्वस्थ माना जाएगा, नहीं है तो उसको स्वस्थ नहीं माना जाएगा. इसके साथ साथ में एक आयुर्वेद में जो 4 डायमेंशन बताया गया है, जो 4 डायमेंशन जो बताया गया है, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड द प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड द क्यूर, ये 4 चीजें जो 4 डायमेंशन जो बताया गया है आयुर्वेद में, तो वो 4 डायमेंशन है. ये 4 डायमेंशन का आयुर्वेदिक कंसेप्ट को समझना चाहिए, तभी आप आयुर्वेद का मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन में एक डिफरेंस है. आयुर्वेद गिव्स टू इम्पोर्टेंस टू द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट. प्रिवेंटिव एस्पेक्ट आयुर्वेद जोर देता है, साथ में एक प्रमोशन वाला एस्पेक्ट है, हेल्थ को कैसा प्रमोट किया जाए. तीसरा जो क्योर एस्पेक्ट है, चौथा जो है उसका रिहेबिलिटेशन है. तो कोई भी बीमारी हो जाती है तो उस हम लोग को फिर दोबारा ना हो, और उसको बचने के लिए क्या और जल्दी रिकवरी के लिए तो हम लोग क्या करना चाहिए उस चीज का. तो किसी का माइक ऑन है क्या? म्यूट कर लो. किसी का माइक ऑन होगा तो उसको प्लेस नहीं करेगा. somebody's mic is on, kindly tell. So this 4 dimensions mentioned in किसी का माइक ऑन है क्या? Okay. So there are 4 dimensions which are mentioned: prevention, promotion, cure, and the rehabilitation. Next, about the objectives of Ayurveda is to maintain the health of a healthy individual and the cure of the disease. Aturasya Swasthasya Swastha Rakshanam and the Aturasya Vikarprashamanam. So maintenance of the health of a healthy individual, this cure करने का जो उपाय बताया गया है, तो वो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत. आयुर्वेद में जो कंसेप्ट बताते हैं कि किन कारणों से व्याधि शरीर में उत्पन्न हो जाती है, तो आयुर्वेद में बहुत सारे चीजें बताया गया. दोषज कर्मज, दोष कर्मज व्याधि का भी कंसेप्ट है. दोषज माने क्या? आपको जो आपका जो डाइट है, आपका जो एक्टिविटीज है, और साथ में और भी जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स के आप एक्सपोज हो जाते हो और डाइट में कंट्रोल नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो कंबाइन टुगेदर कर्मज व्याधि में क्या है कि आप सही हैं, आप यू आर फॉलोइंग ऑल दी rules and regulations of the diet and the activities, but still you are going to suffer from the disease. That may be because of the karma. So in third condition is where you are dosha and karmaja vyadhi, where you are indulging the ecological factor, जो व्याधि उत्पन्न होने का जो सहायक कारण है उसको भी आप सहन कर रहे हो, साथ में और जो कर्म आपका है, कर्म का फल जो बोलते हैं हम लोगों ने, जो what you have done, the deeds done in the previous life, तो उसका मिला के अब वो व्याधि को प्रबल रूप से उत्पन्न कर लेता है. उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिक
व्याधि है, हेरिडिटरी व्याधि कहते हैं, तो उस कारण से आनुवंशिक व्याधि, आनुवंशिक बीज दृष्टि भी है, साथ में आपका जो खान पान में भी, एक्टिविटीज में भी दृष्टि है, तो दोनों मिलकर बहुत बड़ा बलवान व्याधि को उत्पन्न कर लेता है। साथ में एक आयुर्वेद में लोक पुरुष वैषम्य की बात करते हैं कि देयर इज अ डिसहार्मनी ऑफ माइक्रोप्लाज्म एंड मैक्रोप्लाज्म। तीसरा इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में जो मूल त्रिविध रोग उत्पन्न होने के लिए त्रिविध कारण बताते हैं, काल का परिणाम। जैसा काल में क्रोनोबायोलॉजी का स्ट्रेस कर सकते हो, या आज के डेट में बात की जाए कि जो सब काल का विपरीत हो जाना, विंटर में गर्मी हो जाना, गर्मी में विंटर हो जाना, गर्मी में बारिश हो जाना, तो काल का परिणाम है। जो जिस ऋतु में जो होना चाहिए उसका अति हो जाना, या इसके हीन हो जाना, या मिथ्या हो जाना। तो देयर हैज बीन एक्सेसिवनेस ऑफ सभी थिंग। एक चीज का ज्यादा मात्रा में हो जाना, ज्यादा बारिश हो जाना, बारिश ही नहीं हो जाना, या बारिश का जो एक अति मात्रा में हो जाना, ये सब चीजें जो है काल का परिणाम। दूसरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध में ये कहते हैं हम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल ब्लास्फेमी कहते हैं। आप जानते हो कि ये करने से ये बीमारी उत्पन्न होता है, आप जानते हुए भी आप कर्म करोगे तो उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। और साथ में इंद्रिय आपका संयोग ये है कि यहाँ पर आपका जो सेंसरी ऑर्गन का जो अटैचमेंट है, जो संयोग हो रही है, वो अति हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, या कम हो रहा, या इम्प्रॉपर वे पे हो रहा, तभी भी व्याधि उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए असात्मेंद्रिय संयोग में इंद्रियों के साथ जो संयोग हो रहा है, एक इंद्रिय के चाहे स्पर्श इंद्रिय हो, चाहे आपका चक्षुरेंद्रिय हो, चाहे श्रवणेन्द्रिय हो, चाहे रसनेन्द्रिय हो, चाहे ग्रहणेन्द्रिय हो, ये जो पांचों इंद्रियों का जो कंसेप्ट है, जो पांचों इंद्रियों में आप जो इसका जो मिथ्या असात्मेंद्रिय जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो इसलिए ज्यादा या कांटेक्ट में नहीं आना, या तीसरा जो है इम्प्रॉपर वे में कांटेक्ट आ जाना सेंसिटिव ऑर्गन के साथ। दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच विल कॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस प्रोसेस। इसके साथ में जो क्यूर के लिए आयुर्वेद में सबसे बड़ा सिद्धांत ये कहता है, संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्तन। सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, आपको निदान का परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, संप्राप्ति को विघटन करना चाहिए। तीसरा जो है धातु सम्यता करना चाहिए। चौथा जो है सुखानुभूति। सबसे पहले निदान परिवर्जन, जिस कारण से जिन कारणों से व्याधि उत्पन्न हो गया तो उसको अवॉइड करो। तो फिर इसके बाद आप जिस व्याधि उत्पन्न होने के बाद उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी दोष पड़ा है, कौन सा अग्नि के स्टेटस है, या अग्नि मंद है, अग्नि विषम है, या अग्नि तीक्ष्ण है। प्रकृति स्थापन, रिस्टोरेशन नॉर्मलिटी, जो धातु साम्यता को करने के लिए जो क्रिया करना चाहिए उसको करना चाहिए। और साथ में जो फीलिंग ऑफ वेलबींग, मन में से प्रसन्नता रखना चाहिए कि हाँ यस इस व्याधि से मैं बरकरार जाऊंगा, तो वो बहुत तरह आपको पॉजिटिव इंप्रेशन दे देता है। तो what are the good signs of healthy? What are the signs of physical health? How, to whom you call it as an healthy person? तो healthy person अब किस होता होंगे? जिसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, जिसका स्किन बहुत क्लियर है, ब्राइट आईज है, एंड बॉडी वेल क्लॉथ्ड एंड फर्म फ्लैश है, मांसपेशियां अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से भूख लग रहा, नींद अच्छा हो रहा है, और जो मोशन और ब्लैडर का एक्टिविटी है प्रॉपरली हो रहा है, एंड that particular individual is free from the internal conflict, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करेगा, अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए मेहनत करेगा, एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम रहेगा। मैं कौन हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा पावर कितना है वो समझेगा, एंड प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व देम, एंड ही विल फेस द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व दोस। For healthy life, improve daily routine, eat healthy, regular exercise, attend yoga, and complete health. These are all very, very important concepts. You should improve the daily routine, healthy diet, regular exercise and yoga, and the complete health. That
these three together will provide the complete health. आयुर्वेद में एक चीज बताया गया है, Ayurveda has laid a great deal of emphasis upon the preservation and promotion of positive health, which is its primary objective, whereas prevention and cure of the disease is only secondary. तो आयुर्वेद में जो प्रिंसिपल्स बताया गया है ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, डेली रूटीन है, रात्रिचर्या दैट इज नाइट रेजिमेंट है, डेली रूटीन ये दिनचर्या है, नाइट रेजिमेंट रात्रिचर्या है, सीजनल रेजिमेंट ऋतुचर्या है, राइट कोड ऑफ कंडक्ट उसको सदृढ़ पालन करते हैं हम लोगों ने, और इसके साथ साथ में नॉन सप्रेस्ड ऑफ द नेचुरल अग्रणी वेगों का है, और नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है आचार रसायन, आचार रसायन। इसके साथ साथ में जो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऋतुचर्या की बात करते हैं, यू नो दैट जो आयुर्वेद शास्त्र में है, हिंदू कैलेंडर में हम लोग मानते हैं कि 6 सीजन होते हैं, एंड 6 सीजन के हिसाब से जो आप लोगों का शरीर में जो बातें होती हैं, जो स्वास्थ्य में जो चेंजेस आ जाती है, तो दैट आल्सो नीड्स टू बी 6 ऋतुस है, 6 सीजन है। 6 सीजन में क्या हो रही है, हर ऋतु का अपना अपना बॉडी पे इन्फ्लुएंस होती है, हर ऋतु अपना अपना इन्फ्लुएंस के कारण दोषों में एक दोष बढ़ जाता है, एक दोष घट जाता है, एक दोष अवस्था में रहता है। तो एक नेचुरल प्रक्रिया जो शरीर में ये चलते रहता है। तो बेसिक का कंसेप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ ऋतुचर्या में ये आता है कि हम लोग को जो पर्टिकुलर दोष जो है, एक ऋतु में संचय होता है, एक ऋतु में प्रकोप होता है, एक ऋतु में प्रशमन होता है। तो जिस दोष को प्रकोपित अवस्था हो रही है उस ऋतु में हम लोग ऐसा खान पान को रखना चाहिए और डाइट को मेंटेन करना चाहिए कि उस ऋतु में ये दोष प्रकोपित होने वाला है, तो इसलिए उस तरह का खान पान को हमको अवॉइड करना चाहिए। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में एक आयुर्वेद में बताते हैं कि रेगुलर ऑब्जर्वेंस ऑफ द आहार एंड विहार मेंशन टू इन रेस्पेक्ट टू द डिफरेंट सीजन। जो जिस ऋतु में लिखा है कि इस ऋतु में ये खाना चाहिए, इस ऋतु में ये नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया कि दिन जो दिवा स्वप्न है, दिन में सोना एक्सेप्ट समर सीजन, हाँ वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु में छोड़ के दूसरा ऋतु में वर्ज्य है, बताया गया है दिन में नहीं सोना चाहिए। इस तरह का बहुत सारी चीजें जो बताया गया है कि आपको उसको उस हिसाब से आपको मैनेज करना चाहिए और यू शुड अडॉप्ट दैट। और आहार का भी बहुत तरह जो 6 रस डोमिनेटेड आहार को भी हम लोग को सेवन करना चाहिए। पर्टिकुलर टेस्ट वाला डाइट पर्टिकुलर सीजन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर दोष को, जैसा वर्षा शरद हेमंत, वर्षा ऋतु में संचय होता है, शरद ऋतु में प्रकोप हो जाता है। तो उस समय शरद ऋतु में हमको पित्त को प्रकोपित करने वाला, चाहे आपका जो स्पाइसी फूड हो, चाहे आपका धूप का सेवन करने वाला हो, चाहे आपका मध्य का सेवन करना हो, जितना भी जो तीक्ष्ण वाला उसको सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगा। और इसके बाद एक आयुर्वेद में एक और भी कंसेप्ट है, ऋतु संधि का कंसेप्ट है, और यमदवस्था पीरियड टू लाई हेल्दी। एक सीजन खत्म हो रही है मान लो, तो नया सीजन आ रही है, तो एंड वाला जो सीजन का 15 दिन है, शुरुआत वाला जो 15 दिन, जो 1 महीना का जो पीरियड होता है उसको ऋतु संधि कहते हैं। तो धीरे धीरे जो शुरुआत वाला ऋतु में कर रहे थे उसको धीरे धीरे अवॉइड करते हुए नया ऋतु में जो स्टार्ट करना चाहिए खान पान वाला, एक्सरसाइज वाला, तो उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहिए। यू शुड नॉट ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना चाहिए कि एक ही बार में आपने नहीं, नया ऋतु अगर नया तरीके से करेंगे, नहीं, ड्रास्टिकली प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ऋतु 15 दिन पहले ही आपको उसमें एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक हेल्दी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। आयुर्वेद शास्त्र तो इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। हेल्दी प्रैक्टिसेस में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला कंसेप्ट है। आयुर्वेद शास्त्र इसलिए कहता है कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे जीर्णा जीर्ण निरूपय। आदमी को ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए,
उठने के बाद आपका जीर्ण प्रक्रिया कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ देखना चाहिए। नहीं हुआ है तो फिर आधा घंटा और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए ताकि आपका प्रक्रिया खत्म हो गया हो और खान पान वाला जो पाचन प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ में आपका अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो कंसेप्ट है, जो आयुर्वेद का देन है एक्चुअली, उसमें जो ब्राह्मी मूर्ति उत्तिष्ठते जीर्णा जीर्ण निरूपण की बात कर रहे थे, और उसके साथ में जो बॉडी का क्लीनिंग है, चाहे दांत का क्लीनिंग हो, चाहे आई का क्लीनिंग हो, चाहे किसी का भी है, तो दैट बॉडी क्लीनिंग प्रोसीजर्स के बारे में आयुर्वेद बताता है। और साथ में जो हेयर्स का मसाज के बारे में भी बहुत सारे रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आयुर्वेद शास्त्र इंडिकेट करता है। और जो सप्रेशन ऑफ द कौन सा वे को रोकना चाहिए, कौन सा वे को नहीं रोकना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। चाहे स्टूल यूरिन का है, ये नॉन सप्रेसेबल है और इसको समय समय पर मॉर्निंग में आपको जाना चाहिए। एंड यू शुड हैव एन एनवायरमेंटल हैजार्ड फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल हैजार्ड, उसके लिए भी आप करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर टाइम एंड ड्यूरेशन जरूरी है। परफेक्ट वर्किंग एज ए स्टूडेंट और द एम्प्लॉय, जो भी आप करते हो उसको आप जहाँ पर भी रहते हो उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें। एक इम्पोर्टेंस ऑफ फूड के बारे में आयुर्वेद बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि आयुर्वेद में आहार से ही सभी का रिलेटेड है। फूड इज अ सब्सटेंस दैट इज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट बाय एनी ऑर्गेनिज्म, यू नो दैट। एंड ये आहार जो है ग्रोथ के लिए जरूरी है, रिपेयर के लिए जरूरी है, एंड इट आल्सो हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। ये डाइट का बारे में बिकॉज इट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and that will be very very important. So one should consume the 6 rasa dominated diet, so that it contains that is called as balanced diet, because it provides all the essential vitamins, nutrients and the minerals and all essential things, maybe in the form of protein, fat, carbohydrate and all those things will be get in a balanced form if you consume the 6 rasa डोमिनेटेड डाइट, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इसके साथ में जो फूड पिरामिड की हम लोग बात किया जाए, तो ये फूड पिरामिड में हम लोग बात करते हैं कि आपको कितना स्वीट कितना लेना चाहिए। 0 to 3 सर्विंग्स है, और मीट पोल्ट्री एंड द एग 6 to 7 सर्विंग्स के लिए बताया गया है। वीकली की बात चल रही है, ऑप्शनल वीकली। ओमेगा 3 फैटी एसिड 1 to 3 सर्विंग्स है, और ये डेली आप ले सकते हो। फ्लेवोनॉइड्स एंड 2 to 4 सर्विंग्स है, और चौथा जो वेजिटेबल्स है तो आप 7 से 13 सर्विंग्स आप पर वीक डेली ले सकते हो। साथ में डेली टी एंड अल्कोहल इन मॉडरेशन, ये बहुत जरूरी है। You should not take these things, but this can be taken in moderate. And इसके साथ में vegetable oil and the other things, you know, you should take the 1 to 2 tablespoons. Fruits 2 to 4 servings ले सकते हो, it can be consumed daily. And rice, the noodles, the beans and other whole grain 7 to 13 servings के ले सकते हो daily के servings। What you should eat, you know, what you should eat, क्या करना चाहिए। बैलेंस डाइट मैंने बताया, ये मधुर भी होना जरूरी है, आम्ल भी जरूरी है, लवण भी जरूरी है, कटु भी जरूरी है, तिक्त भी जरूरी है, कषाय भी जरूरी है। 6 रसा डोमिनेटेड डाइट को लेना है। स्प्राउट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे आपका फ्रूट्स हो, चाहे मिल्क हो, जो भी है आपका, ये बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद में बताया गया कि कौन सी आहार का जो डाइट वाला जो पैटर्न है, तो उसके बारे में जो 10 रूल बताया गया है। 10 रूल में ये है कि सबसे पहले रूल ये है कि इंटेक ऑफ द हॉट फूड, उष्ण भोजन। जब भी आप भोजन बना दिया तो वो गर्म रहते हुए उसको भोजन करना चाहिए। स्निग्ध भोजन होना चाहिए, नॉट द स्पाइसी। ज्यादा मात्रा में अम्ल और लवण कटु नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो धातुओं के लिए सपोर्टिव नहीं है। और प्रोपोर्शनेट डाइट, मात्रावत भोजन, जितना आपका शरीर डिमांड करता है, आपका नीड कितना उतना ही सेवन करना चाहिए। और जीर्ण भोजनम, जीर्ण प्रक्रिया होने के बाद आपने एक डाइट से दूसरे डाइट के 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए, तो आहार जीर्ण होने के बाद करना चाहिए। इंटेक ऑफ अनकॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड है,
वीर्य विरुद्ध भोजन, है ना। वीर्य विरुद्ध भोजन में अनकंट्राडिक्टेड, भैया विष्ट वीर्य भी ले रहे हो और शीत वीर्य भी ले रहे हो साथ में, तो ये नहीं करना चाहिए। दैट इज बोथ एन एक्सेस विल मेक एन हार्म टू द वीर्य विरुद्ध भोजन नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ साथ में इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकारण भोजनम, तो ये प्रॉपर प्लेस इष्टे देश, जहाँ आपको पर्टिकुलर प्लेस है, सामान्य जगह पर प्रॉपर प्लेस में उसको आपको भोजन करना चाहिए, तो भोजन कक्ष में ही करना चाहिए। और नतिद्रुमद भोजनम, इसका मतलब ये कि डू नॉट ईट इन हरी, और जल्दी में भोजन मत करो, तरातुरी में हरी भरी में नहीं करना चाहिए। और इसके बाद नाति विलंब भोजनम, डू नॉट ईट इन ए डिलेड मैनर, ऐसा नहीं कि स्लो खाना करके बहुत ज्यादा मात्रा समय लेके खा रहे हो, वो भी गलत है। एक दूसरा अजल्पन नाहा आसम तन्मय भोजनम, टेक अप द फिट, जो मन को कंसंट्रेट होके मन के प्रति मन लगा के खाना चाहिए। और आत्मा भी समय के हिस्सा है भोजनम, तो इनटेक ऑफ द फूड विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भोजन करना चाहिए। इसके साथ में आयुर्वेद में बताते हैं कि ये manifestation of the thirst by eating proper quantity of the food. So the characteristics of the food taken at a time property will provide no obstruction in the heart, no pain in the flanks, no excessive heaviness in the abdomen, saturation of the sense organs, cessation of the hunger and thirst, ease in standing, sitting, lying down, movement, inspiration, expiration in talking, easy in digestion and in the evening and morning, promotes strength, complexion and the डेवलपमेंट ऑफ द होल बॉडी। इसके साथ साथ में एक आयुर्वेद में जो बताते हैं कि व्हाट इज द डाइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पुरुषम मेक द सेम पर्सन, इसलिए आयुर्वेद में भी कहता है कि ये प्रकृति के अनुसार, ये वात प्रकृति वालों को वात जब प्रधान वाला डाइट ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पित्त प्रकृति वाला पर्सन को पित्त प्रकृति वाला भोजन को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कफ प्रकृति वाला पर्सन को कफ प्रधान वाला डाइट को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसलिए डाइट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही पर्सन को सेम तरह का डाइट सुटेबल भी ना हो, क्योंकि ज्यादा मात्रा बार बार खाना, कट बैक ऑन पेस्ट्रीज एंड हाई कैलोरी बेकरी प्रोडक्ट्स के बंद कर देने चाहिए। फ्राइड थिंग्स, oils and their preparation and the grounded oil are all prohibited in excess quantity. Animal products, especially red meat, are not good as they take long time to be digested. Foods that contain chemical preservatives and additives should be avoided. Preservative यूज किया हो तो उसको यूज नहीं करना। तो उसके साथ में व्यायाम आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो बाद में योग का इंक्लूड किया, मगर आयुर्वेद जो शब्द है एक व्यायाम का शब्द बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अति व्यायाम से बहुत सारे व्याधियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके बारे में आयुर्वेद में जिक्र किया है। और एक्सरसाइज कितना करना चाहिए ये भी लिखा है आयुर्वेद में। तो एक्शन विच प्रोड्यूसेस टायर्डनेस इन द बॉडी, इसको कहते हैं कि व्यायाम कहते हैं। तो फिजिकल एक्शन जो होते हैं, बिकॉज इट विल एनहांसेस द बॉडी when performed the required movement is called as व्यायाम or exercise.
the physical action which enhance the strength of the body when performed in the required amount is called as swayam required amount में करोगे तभी इसको stretching, increase respiration rate, lightness in the body and increase heartbeat are the feature of the proper exercise. फिजिकल एक्टिविटीज में रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए. बलार्ध आपके बल के अर्ध आप ऐसे समय एक्सरसाइज छोड़ देना चाहिए, आपको अभी भी करने का क्षमता है. फिजिकल एरोबिक एक्सरसाइज एवरी डे 30 मिनट पर डे एंड एनी स्पोर्ट और आउटडोर एक्टिविटी और हॉबी चाहे आपका जो भी है तो उसको करना चाहिए. और सेडेंटरी हैबिट्स है, टीवी देखना, इंटरनेट पर करना, डेली बैठे बैठे काम करना अवॉइड करना चाहिए. योगा must be practiced every day. Various poses of breathing exercise and meditation should practice very regularly. तो एक्सरसाइज के क्या क्या फायदा है? इट हेल्प टू प्रिवेंट द वेट गेन. एक्सरसाइज वेट गेन का improves muscle strength and boosts endurance, stimulates brain activity, feels happy and relaxed, promotes better sleep, और indigestion को enhances the digestion, remove the toxins and strength tissues and metabolism, strengthen them. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में जो बता कि वजन को चेक कर देगा, मसल को बल को बढ़ा देगा, एक्सरसाइज कैपेसिटी एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ा देगा, ब्रेन का एक्टिविटीज बढ़ेगा, डिप्रेशन दूर कर देगा और साथ में एक रिलैक्स फील होगा, ज्यादा अच्छे से नींद आएगी, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होगा, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स का उसको बाहर निकाल के फेंक देगा. रोग निरोधक शक्ति जो है उसको भी बढ़ा देता है. योग का आप ही लोग मास्टर हैं, यू नो बेटर देन मी, बट कुछ योग का बारे में हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कुछ चीजें डिस्कस है और उसको भी कहते हैं कि ये सब पोटेंशियल इंद्रिय बना. तो आप में इंद्रिय मन को प्रसन्न रखना है तभी आप स्वस्थ रह सकते हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं. So, yoga is a collection of spiritual techniques, practices aimed at integrating mind, body and spirit to achieve a state of the enlightened. Yoga is the science of right living being. Nowadays it has been accepted all over the world, all over the globe. योग जो है बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग द बॉडी माइंड एंड सोल के बहुत जरूरी. तो प्राइमरी एम्फेसिस योग का क्या होना चाहिए? उसका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए योग का बहुत ज्यादा रोल है. सो इन दिस मॉडर्न एरा द माइंड जो लाइफस्टाइल इज फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है और मेंटेन द एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सफरिंग फ्रॉम द लॉट ऑफ डिसीजेस. So to prevent this, one should practice regularly yoga. So yoga is also found to be bring myriad of the healing effects and variety of illness. Or one of the most important benefits of yoga is the application or relaxation therapy. Yoga implies a broad holistic approach that focuses on teaching people new style and way of thinking and way of being in the world. So yoga also helps the person to find that some of these are more specific difficulties than to disappear. इसलिए बहुत ज्यादा आदमी को रिलैक्स महसूस करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और एक काम एंड एक बैलेंस वे पे रहना है. ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, ज्यादा काम में लब्ध नहीं होना है. उसको करना है तो आपको योग में मास्टरी लेना जरूरी है. इसी कारण से आयुर्वेद जो अष्टांग योग का वर्णन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तो इसमें आयुर्वेद ने जो आसन का जो कंसेप्ट है उसको बहुत ज्यादा डिटेल वर्णन में बताया कि रिमेनिंग वालों का जहां जहां थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके बताया गया. इसके साथ में योग का बेनिफिट्स क्या है सब लोग जानते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ और मसल टोन को बढ़ाता है, फिजिकल एंड सेलुलर वेस्ट को रिमूव कर देता है एंड परफेक्ट योर पोस्चर को एकदम स्ट्रेट परफेक्ट कर देता है and protect, strengthen and repair the joints and the ligament, protect the and strengthen the spine to strengthen कर देता है, mental, emotional and spiritual clarity and the well-being, and it will also improve focus, discipline, intuition, creativity and memory, increases blood flow to various body parts and lower cortisol level to boost immunity and lowers blood sugar and the blood cholesterol. जो
बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, एलडीएल को कम कर देता है। तो ये जो योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी पर्सन, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ योगा है, तो आयुर्वेद में, तो ये इसका हॉल है नीचे आयुर्वेद का बिल्डिंग में, धनवंतरी भवन में, तो वहाँ पर रेगुलरली योगा का प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारे लोग बाहर के भी आते हैं और मरीज भी रहते हैं, तो उनको इन लोगों ने जो व्याधि के अनुसार ये बताते हैं। और यू नो दैट सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, इसको भी डेली आप करोगे जितना बार हो सके उतना, तो उससे भी आप स्वस्थ रहने में मदद करता है। इसके साथ साथ में आसना इन द स्टैंडिंग पोजीशन में कौन से आसन करना चाहिए, तो जो पाद हस्तासन है, अर्ध चंद्रासन है, ताड़ासन है, अर्ध कटी चक्रासन है, त्रिकोण आसन है, ये सब चीजें भी हम बताएंगे। ये हमारा डिपार्टमेंट में डॉक्टर ममता तिवारी मैडम है, और वो संस्कृत एंड योगा के टीचर है, तो उसने ये पावर पॉइंट बनाने में मेरे को बहुत सहयोग किया, तो उसका फोटो भी अपने जो रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को और लोगों को भी, तो वो जो बैठक के पोजीशन में जो आसन है, उसमें जो शिथिलादनंदासन, पद्मासन, वज्रासन, मंडूकासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन। इसके साथ में प्रोन पोजीशन में जो आसन करना है उसमें भुजंगासन है, शलभासन है, धनुरासन और मकरासन का बताया गया है। सुपाइन पोजीशन में करनी है तो पवन मुक्तासन है, और जो ममता तिवारी मैडम वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उन सेंटर पे जो काम कर रहे हैं बच्चे, तो वो करके दिखा रहे हैं। तो ये पादोत्तासन है, सर्वांगासन है, नौकासन और शवासन का भी वो। उसके साथ साथ प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में, अभी जो लॉकडाउन वगैरह कंडीशन में, तो नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम वाला, भस्त्रिका, भ्रामरी एंड ओंकार ध्यान वाला, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए, इससे आपका लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ जाए। ध्यान मुद्रा में रहना बहुत जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, सभी को एक काम एंड क्वाइट रूम में हल्का, चाहे तो आपको हल्का क्वाइट म्यूजिक रख के आप ध्यान में बैठ सकते हो। ध्यान मुद्रा में भी बहुत जरूरी। एक आयुर्वेद में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया था, एक कंसेप्ट है आचार रसायन। आचार मैंने रसायन का आचार मैंने क्या है, कंडक्ट कैसा होना चाहिए आपका, गुड कंडक्ट कैसा होना चाहिए। उसमें बताया कि आपका माइंड पीसफुल रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध और ईगो से बाहर आना चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, बड़ों को आदर करना चाहिए, टीचर को आदर करना चाहिए, और प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में लिप्त होना चाहिए। टाइमली वर्क, रेस्ट एंड स्लीपिंग हैबिट बहुत जरूरी है। प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी, प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड द एडिक्शंस नहीं होना चाहिए। ये जो है आचार रसायन के अंतर्गत बताया गया। तो ये सटकर्मा भी कराते हैं हमारा शस्त्रोत्तन योग विभाग में। जल नीति है, सूत्र नीति है, कपाल भाती है, वमन दौती है, कुंजल कर्या बोलते हैं इसको, त्राटक, ये सब चीजें करते हैं। So to conclude my lecture, Ayurveda is a holistic approach to our daily life. It is know that eternal and based on the holistic principles. Healthy daily regimens like Dinacharya, Ruticharya, Achara Rasayana, all should be strictly implemented in the daily routine. And diet and dietetics should be very, very important for the maintenance of the health. All diseases can be diagnosed and treated successfully by the integrating the ahar, nidra, and the brahmacharya. That is, the brahmacharya comprises of the yoga, vyayam, and all those things. Ayurveda is supreme because it is based on the homeostasis of the. It is based on the maintenance of the homeostasis of the fundamental disease-producing factors. That's why it's very, very that's considered as a unique science. So I am very much thankful to Dr. Mamta Tiwari. She is working as an assistant professor in the Department of Sanskrit and Yoga, and she has been provided the lot of information to me to prepare this lecture. I am thankful to her for providing me some inputs while preparing my slide. So thank you very much once again for inviting me to
deliver lecture on this topic. Thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर बैठिए जी। दिल्ली देखिए किसी से कुछ क्वेश्चन आंसर है किसी का तो। हाँ हाँ, यदि कोई क्वेश्चन आंसर है तो जरूर जी, नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। इफ किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो पूछ सकता है सीधा डायरेक्ट सर से। क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन हो चुका है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर पूछना है या कोई क्वेरीज है तो वो पूछ सकता है। I have a question, sir. जी जी जी, श्रुति Yeah. बताइए। सर अगर किसी की बॉडी में वात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या मतलब फूड्स अवॉइड करने चाहिए और क्या इनटेक करना चाहिए? देखो, पहली बात आप समझ लो कि वात क्या कारण आपके, जो आप खुद ही बोल रहे हैं कि मेरा वात बढ़ गया, ठीक, उदाहरण पे बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कारण से वात बढ़ जाती है आपकी। ये जो रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है, जैसे आप ज्यादा मात्रा में मटर खाओगे तो मटर तो वात को बढ़ा देगा, साग खाओगे वो भी वात को बढ़ा देगा, तो अरहर दाल खाओगे वो भी वात को बढ़ा देगा। तो आप पहले कोशिश करो कि कौन सी चीजों से आपके, जो जैसा ज्यादा मात्रा में दूध पियोगे तब भी वात को वो कर देगा। तो ये समझने का कोशिश करो आप क्या, कौन सी डाइट मैं खा रहा हूँ उसके बाद मेरे ये वात बढ़ रही है। तो क्या डेली तो वात नहीं बढ़ेगा। जिस समय आप पर्टिकुलर भोजन कर लिया, पर्टिकुलर पान कर लिया, तो आहार का सेवन कर लिया या पान का सेवन कर लिया, तो पर्टिकुलर पान मैंने जल का सेवन कर लिया, द्रव का सेवन कर लिया, तो जो भी चीजें करते हो तो उससे आपकी जो बढ़ जाती है, तो उससे आप पहले आइडेंटिफाई करो कि किन कारण से मेरा वात बढ़ रहा, तो उसको आप अवॉइड करो। नंबर 2, जब वात बढ़ जाती है, आयुर्वेद शास्त्र में कहता है कि वहां पर जो अग्नि वाला, जो शरीर में जो पाचन प्रक्रिया करने वाला जो अग्नि है, तो अग्नि गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए अग्निदीपन वाला दवाई हम लोग दे देते हैं। जीरक जो वाला है दवाई है, जीरक अदारिष्ट के नाम से मिल जाएगा आपको। साथ में हिंगवास्तक वाला, उसके नाम से हिंगवास्तक चूर्ण मिल जाएगा। तो ये इस तरह की दवाई आपको ले लेनी चाहिए। बहुत सारे आजकल मार्केट में मिल रही है दवाई, जैसे हिमालय कंपनी का गैसेक्स है, हिंगवास्तक चूर्ण है, चित्रकादी वटी है। तो इस तरह की दवाई भी कर लोगे तो अग्नि आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली होगा। तो अल्टीमेटली यू आर द मास्टर, यू हैव टू आइडेंटिफाई मेरे को क्या करने से, क्या खाने से ये बढ़ रहा है, तो उससे मैं कैसा बच के रहूंगा। तो आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। दिस विल कॉन्स्टेंटली कम्स बाय प्रैक्टिस। डॉक्टर साहब आपका त्रिकटु ज्यादा फायदा करेगा। हाँ, इसमें जो त्रिकटु का भी मात्रावत लेना पड़ेगा। मान लो कोई पित्त प्रकृति वाला है तो ज्यादा त्रिकटु खा लेगा तो पित्त और बढ़ जाएगा। तो वही कफ प्रकृति वालों के लिए त्रिकटु बहुत अच्छा है, और वात प्रकृति वालों को भी मात्रावत सेवन करना चाहिए, थोड़ी मात्रा में। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा रेगुलरली जो त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला का चूर्ण या त्रिफला का टैबलेट है, तो उसका सेवन करना चाहिए। उससे ये जो इस तरह का गैस वगैरह प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी। हाँ बताइए, नेक्स्ट कौन बोल रहे थे? एक क्वेश्चन था मेरा। मेरा नाम ऋतु पारिक है जी। ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारी प्रकृति कौन सी है, वात है, पित्त है या कफ है? तो उसके लिए एक हमारा शास्त्र में कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया बताया गया है। तो उसके आधार पर आपको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। तो उसके आधार पर आपको असेस, हम लोग क्वेश्चनियर पूछते हैं कि वो उस कैटेगरी में आते हैं। एक उदाहरण तौर पे बताना है, जैसे कफ प्रकृति वाला पर्सन है, उसका जो स्किन होती है बहुत ऑयली होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा स्टाउट बॉडी होती है, और वो चलता है तो एकदम मतलब एक स्टेबल गेट से चलता है। तीसरी, जब जब उसके जो बीमारी होती है बहुत जल्दी शीघ्र नहीं होती है, मगर ये होती है तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। किसी से प्रेम करेगा तो एक बार अटैचमेंट हो जाती है तो बहुत लंबी देर तक करेगा, या इससे गुजरता नहीं है। बट और प्रकृति वाले में, जैसे वात प्रकृति वाले में जल्दी भी बीमारी हो जाएगी, पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा, जल्दी भी बीमारी होगी, बार बार होगी,
रोग से लड़ने का शक्ति भी कम रहेगा, आवाज भी कर्कश रहेगा, कफ प्रकृति वाले में आवाज मधुर रहेगा, पथ प्रकृति वाले में आवाज कर्कश रहेगा। इस तरह का जो प्रकृति का वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है, तो उसके आधार पर आपको क्वेश्चनियर है, तो उसके आधार पर इसको करना चाहिए। तब आयुर्वेदिक वैद्य से मिलोगे तो आपको प्रकृति का निर्धारण करके बता देगा आपको। थैंक यू सर। सर कोई बुक बता सकते हैं आप जो हम रेफर कर सकें, मतलब थोड़ा हम भी ज्ञान ले सकें आयुर्वेद का, कोई भी ऐसी बुक जो अब मेरा ही मैंने खुद का अभी 16 किताब लिख चुका हूँ, तो उसमें मेरा आयुर्वेद के जो प्रकृति विज्ञान में जो 2 बुक्स है, तो ये है ये वाला जो लेटेस्ट बुक्स है, ये वाला जो आयुर्वेद में बताया गया है, तो ये आप देख सकते हो, ये आयुर्वेदिक प्रकृति विज्ञान और रोग विज्ञान। इसमें मैंने पूरा लिखा हूँ कि प्रकृति निर्धारण कैसे करना चाहिए और क्या करें। तो वो मार्केट में आपको अवेलेबल है। मेरा नाम से डॉक्टर PS बैडगी नाम से सर्च करोगे तो बहुत सारे किताब के मिलेगा। अभी एक लेटेस्ट एक बुक भी पब्लिश हुआ है, तो कल परसों आया है, इसमें भी मैंने बहुत सारे कंसेप्ट दिया है कि कैसे व्याधि से बचना चाहिए, कैसे व्याधि से मुक्त रहना चाहिए, वो है। तो एक मेरा नाम से बहुत सारे चौकम्बा पब्लिकेशन से मिल जाएगा। ये एक बुक है, ये वाला आपको, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। चिकित्सा का भी बुक है मेरा, तो आप पढ़ सकते हो। तो इसमें बहुत सारे चिकित्सा का भी लेके, नाड़ी परीक्षा को भी लेके सब मैंने इसमें वर्णन किया है। ओके, थैंक यू सर। एनीवन? यस सर, इज इट नहीं, श्रुति पूछिए श्रुति जी। इज इट पॉसिबल कि जैसे 3 दोष में से 2 जो हैं वो प्रीडोमिनेंट रहे और वैसा ही बॉडी का कंस्ट्रक्ट रहे? देखो, बात में आयुर्वेद में ऐसे ही 7 प्रकृतियों का वर्णन है, सप्त प्रकृति का, ठीक है। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, वात पित्तज प्रकृति, वात कफज प्रकृति, पित्त कफज प्रकृति एंड समदोष। तो नेचुरली बात करते हैं हम लोगों ने, ये द्वंद्वज प्रकृति ज्यादा मिलता है, 2 दोषों का जो प्रेडोमिनेंट वाला प्रकृति ज्यादा मिलता है, बट जो एक दोष प्रधान वाला प्रकृति है वो कम मिलता है। तो नेचुरली जिसका वात और कफ या वात पित्त और कफ, वात और पित्त बड़ा हो, तो द्वंद्वज प्रकृति का भी कंसेप्ट आयुर्वेद में बताया गया है। तो वो वाला जो कंसेप्ट है उसके आधार पर आपको वो करना चाहिए। तो यस, उसके आधार पर 2 दोषों का जो जिसका द्वंद्वज प्रकृति है, तो उसमें 2 दोषों का प्रकोपित वाला आहार को भी ध्यान में रखना चाहिए। और सर, हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है। जैसे कोई बचपन से होता है, बात करते हुए उसके लिए कोई किसके लिए? जैसे हकलाता है कोई बात करते हुए। अच्छा, आप देखो, उसके लिए ना तो कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको एक स्पीच थेरेपी पे भी करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली एक आयुर्वेद में तो वात प्रधान व्याधि है, और मॉडर्न मेडिसिन भी कहता है कि ये जो सेंट्रल नर्वस रिलेटेड डिसीज है। तो उसके लिए कांस्टेंटली जो प्रैक्टिस जो होते हैं, आप जो योग का क्रिया है, जो भ्रामरी प्राणायाम हो, चाहे आपका भस्त्रिका प्राणायाम हो, चाहे ओंकार ध्यान हो, हाँ, ये इस तरह का जो प्रैक्टिस है उसको डेली करना चाहिए। और कॉन्स्टेंटली इंडल्जिंग इन दी श्लोकास, कोई रुद्र का पठन कर लिया, हाँ, या महामृत्युंजय जप का कर लिया, तो जो उससे हकलाने वाले बाहर है, तो आपको इस तरह का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो जप करने से नियम का पालन करो, जप करो और खान पान में ध्यान रखो, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उनको इम्प्रूवमेंट होगा। ओके सर, खान पान में कैसे, क्या चीजें खानी, क्या नहीं खाए? खान पान में जैसे कि योगी का भोजन करो। योगी का भोजन समझ रही हैं? योगी का भोजन मतलब ये कि जहाँ ज्यादा खट्टा ना हो, ज्यादा नमक नहीं डालना चाहिए, ज्यादा तीता नहीं होना चाहिए, कि जो है ना ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। तो मात्रावत भोजन, षड्रसयुक्त, मधुर भी चाहिए, अम्ल भी चाहिए, लवण भी चाहिए, कटु भी चाहिए, तिक्त भी और कषाय भी। षड्रसयुक्त भोजन करना चाहिए, मात्रावत होना चाहिए, मधुर भी नहीं ज्यादा, अम्ल भी नहीं ज्यादा, हाँ, कटु भी नहीं ज्यादा होना चाहिए, तिक्त और कषाय, ये कोई भी रस का ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। और सात्विक भोजन तो जनरली
माना जाता है कि मधुर आम्ल लवण जो है सात्विक भोजन है, क्योंकि और कटुतिक्त कषाय ले लेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में कटुतिक्त कषाय लेंगे तो बॉडी का वजन को कम कर देता है। तो योगी का भोजन का मतलब है कि आप ज्यादा फ्रूट्स खाओ, ज्यादा स्प्राउट्स खाओ, ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट ले लो, समय पर भोजन करो, समय पर सो, ये सब चीजें भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा भी ठीक है, सुनील जी। अंबिका जल्दी करिए, अंबिका जी क्वेश्चन पूछो। ज्वाइन हाँ करना जी। है। सर जैसे फेस पर छाइयाँ होती है ना, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि वात पित्त का इम्बैलेंस है, कुछ कहते हैं कैल्शियम की कमी है। सर इसका क्या कारण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? अगर ट्यूब लगाते हैं तो कुछ समय के लिए हट जाती है, फिर और आ जाती है। क्या कारण है सर? कैसे निजात पाया जाए? देखो, आप आयुर्वेद शास्त्र की बात करोगे तो आयुर्वेद शास्त्र बात करता है कि दोष साम्यम क्रियास चोक्ता, धातु साम्यता करना चाहिए। दोष साम्यता और धातु साम्यता की हम बात करते हैं। तो धातु साम्यता की बात यह है कि धातु चाहे रस हो, चाहे मांस हो, मेद हो, अस्थि हो, मज्जा हो, शुक्र हो, ये सभी 7 धातुओं का समावस्था में रखना बहुत अच्छी आवश्यक है। मान लीजिए कैल्शियम की बात आप करोगे तो आजकल तो इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, तो आप कैल्शियम की कमी लग रहा है या कोई भी विटामिन की कमी आपके इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है तो कुछ दिनों में तो आपको कोर्स ले लेना चाहिए। बट आयुर्वेद शास्त्र में उसको कहते हैं हम लोग जो वात की, ये इस कारण से वात प्रकोपित वाला लक्षण मिलेगा आपको, चाहे जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चाहे आपको शरीर में चुई चुभने का जैसा व्यथा हो रही है, तो इस तरह का जो परेशानी आपको महसूस हो रही है और जो थकावट ज्यादा हो रही है, एनर्जी कम फील महसूस हो रहा है, इस तरह जो प्रेजेंटेशन होती है तो इसका प्रभाव के ज्यादा मात्रा में प्रकोपित हुआ है, तो उसको रोकने के लिए दवाई लेना चाहिए। और साथ में एक चीज बहुत जरूरी है, तो मैंने बार बार रिपीट करता हूँ, ये 3 गोल्डन ट्रायंगल है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार में कंट्रोल होना चाहिए, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में योग भी आएगा, उसमें आपका जो 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 ब्रह्म के पास जाने का जो जितना भी चर्या बताया गया है, इंद्रिय निग्रह हो, आत्म निग्रह हो, तो ये सब चीजें, मन का निग्रह हो, ये सब चीजें उसके इसमें आएगा। ये 3 गोल्डन ट्रायंगल को फॉलो करेंगे तो आदमी निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करे। सर सुनील जी। हाँ। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जो हमारे टेस्ट होते हैं आयुर्वेद में 6 टेस्ट, सर वो कैसे काम करते हैं त्रिदोष के साथ? जैसे सॉल्ट, जैसा मैंने बताया कि मधुर आम्ल लवण है, यह है कफ को बढ़ाता है। कटुतिक्त कषाय जो है वात को बढ़ाता है। आम्ल लवण कटु जो है पित्त को बढ़ाता है। क्लियर? ये मधुर आम्ल लवण ज्यादा मात्रा में सेवन करोगे तो कफ को बढ़ा देगा। अम्ल लवण कटु जो ज्यादा मात्रा में करोगे पित्त को बढ़ा देगा। कटुतिक्त कषाय जो ज्यादा मात्रा में करोगे तो वात को बढ़ा देगा। ये षड्रसयुक्त भोजन में भी आपको एक रस के ज्यादा प्रोडामिनेंट, तो ज्यादा मात्रा मधुर को सेवन कर लिया तो कफ बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में आंवला को ज्यादा सेवन कर लिया तो पित्त बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में तिक्त वाला रस का प्रधान वाला हार का करेंगे तो वात बढ़ेगा। तो ये जानना जरूरी इसलिए बोलते नहीं, बैलेंस्ड डाइट, षड्रसयुक्त भोजन होना चाहिए और बैलेंस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि षड्रस का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। 6 रस भी खाना जरूरी है, तो तभी आदमी का स्वस्थ रह पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बल